कुछ समय पूर्व क्या हुआ था, किसी एक पूर्व सैनिक के परिवार के किसी बच्चे पर कुछ जो है अवांछित तत्वों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था, प्राणघातक हमला कर दिया था। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि लगभग 1000 के आसपास पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ घेराव कर दिया था, कूच कर दिया था। तो ये हमारे संगठन की ताकत थी। इसलिए हमें संगठित होना है, हमें अपने राष्ट्र के लिए चिंतन करना है, अपने धर्म के लिए चिंतन करना है, अपने मान बिंदुओं के लिए चिंतन करना है, और अपने जो हमारे अपने स्वयं के हित हैं, जो हमारी स्वयं की रक्षा है, क्योंकि आजकल जो स्वयं की रक्षा करना सबसे बड़ा विषय हम सभी के लिए बन चुका है। देश की स्थिति बहुत खराब है, विशेष तौर पर हमारा हिंदू समाज अपने ही देश में शरणार्थी है, क्योंकि पुरुषों का काम नहीं है। पुरुष लड़ाई लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो एक एक इंच जमीन के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन पारिवारिक संस्कार देना माताओं और बहनों का काम है। ये आपका काम। हमारा जो भी कुछ है इस देश में बचा हुआ है, अगर हम इस देश को नहीं बचाएंगे, इस देश को बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे, आने वाला समय हमारा तो है नहीं, हमारा तो निकल गया, लेकिन हमारी पीढ़ी भी खतरे में है। और ये तो आपको दुर्गा बनना पड़ेगा, आपको रणचंडी बनना पड़ेगा। इस रक्त बीज को आप ही समाप्त कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। पुरुष जो है हमने सामने की लड़ाई लड़ सकता है, चौतरफा लड़ाइयां लड़ने की शक्ति जो है भगवान ने आप सभी को दी है। दूसरा काम क्या है, वरीयता दूसरी इसलिए दे रहे हम, जो अपने पूर्व सैनिक परिवार हैं, उनमें किसी घर में कोई दुख है, कोई समस्या है, उसको उजागर ना करके उसको संगठित तौर पर उस पर चर्चा करना, और अपने हमारे जो पदाधिकारी हैं, हम हैं, भाई साहब हैं, अपने भोपाल जी हैं, अनु भाई साहब हैं, और भी लोग हैं, कठैत साहब है, यशवंत साहब है, ताजगढ़ साहब है, कोई भी है, किसको बताया जाए हमारे सैनिक। तो हम बहुत परेशान थे, हम पे घात लग रही थी, घात। हम बोला जागरी ला के परेशान हो गए थे। तो उनको समझाया मैंने, उस बहन को 3 बार मैंने घर जा चुका हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ मैं उनकी, तो शायद लौट जाएंगे, लौटने के पूरे चांसेस होंगे, उनकी हम वापसी कराएंगे। इन तीनों चीजें तब होंगे जब हम अधर्म का नाश करेंगे। तो हमें अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, रण क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। प्रारंभ करना है पूर्व सैनिकों के परिवार से, और हमारा ज्यादा समय है तो पूरे समाज का भी हम ठेका ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूर्व सैनिकों के परिवारों का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। निवेदन आपसे करूंगा, एक कोई भी नाम यहाँ पर जिन पे समय हो, जो थोड़ा स्कूटी चला लेती हो, जो थोड़ा अपने मोबाइल को थोड़ा बहुत चला लेते हो, 2-3 जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया एक्स है, और इनको चला लेती हो, इनको हैंडल कर लेती हो, ऐसी कोई बहन हो तो वो देहरादून जिले की संयोजिका का भी दायित्व मैं निवेदन करूंगा कि इसकी घोषणा भी आज हो जाए कि आप कभी भी हमारे लिए कोई सेवा हो, कोई कार्य हो, हम 24/7 12 बजे रात को भी आपका फोन आएगा कि भाई साहब। रिश्ते आप 2 प्रकार से लगा सकते हैं। रिश्ते में इसलिए हमें आसानी हो गई है क्योंकि आजकल जो है बहू जेठ जी को भाई बोल रही है, ससुर जी को पापा जी बोल रही है, हमें भी सबको बहन जी बोलने में आसानी हो गई है। ये तो हमारा रिश्ता ये बनता है कि जो हमसे छोटे हैं वो हमारी बहू हैं, उनके हम जेठ जी हैं, और जो बड़ी हैं वो हमारी भाभी माँ हैं। लेकिन हम सबको बहन जी भी बोलने में हमें कोई समस्या नहीं, आजकल रिश्ता ऐसा हो गया है ना। तो जो भी रिश्ता आप लोग लगाना चाहे उस रिश्ते से आप हमें फोन कर सकते हैं कि भाई साहब हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, और आपका छोटा भाई तो ड्यूटी पर है, या वो बाहर कोई डीएससी में कोई कहीं वो जॉब करने गए हुए हैं, हमारा पड़ोसी परेशान कर रहा है, या हमारी ये समस्या, हमारे प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया, या कुछ भी समस्या आपकी व्यक्तिगत, समाज की समस्याओं के लिए पहले काम करना। व्यक्तिगत भी आपकी समस्या है तो आप कॉल करेंगे। आप यकीन मानिए देहरादून में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम आधे घंटे में नहीं पहुँचेंगे। अपने ओ छोरे, तेरे बाप ने बुला के लिया कि भाई साहब समझा लो अपने भाई ने, पूरा मिलना हो गया, पैसे को नहीं भेजे। और आप सबसे हम विश्वास करते हैं कि आप भी ऐसे हम पे विश्वास रखें, और हम सब एक दूसरे के काम आएंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और सच में भैया ने तो बिल्कुल सही बोला कि हमें संगठित होना चाहिए। और संगठन में आके मैं आज पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हम लोगों को मतलब अपने आप तो हम लोग जागरूक हो सकते हैं, लेकिन हमें दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। भाइयों को, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, सब भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते प्रणाम। मैं भागीरथी भट्ट। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन पे हमको नज़र रखनी चाहिए कि ये सही है कि गलत है। कि आपको भूतपूर्व सैनिक की बात बहुत अच्छी लगी, जो बताया भाई लोगों ने, बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मैं भी 22 साल इनके साथ में रही फौज में। वहाँ पे मैंने खुद भी सीखा है क्यों बड़े बड़े अफसर लोगों के साथ है और मीम साहब लोगों के साथ भी भूतपूर्व सैनिक की रक्षा कैसी होती है। लेकिन तो मेरा मन यही करता था कि हम सभी जितने बहने हैं एक साथ हम अपने गाँवों को ऐसा बनाएंगे जैसे हमारे फौजी भाई हैं, जैसे फौजियों की क्या है ये एकता रहती है। लेकिन मेरा मन भूतपूर्व सैनिक का काम करने का बहुत अच्छा मन करता है कि मेरे साथ 2-4 औरतें ऐसी होती तो अपने गाँव को हम ऐसे बनाते फौज की जैसे। हम फौजी हैं, एकता होना जरूरी है, ये करेंगे, लेकिन योग्यता रहेगी, करेंगे, जोड़ेंगे सबको, जितना हमसे हो सकता है करेंगे। महिला मोर्चा की अध्यक्षा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी सैनिक कॉलोनी में आए और हमको कुछ उसमें ज्ञानवर्धक बातें बताओगे, आप जरूर हैं। आजकल बहुत सुनाई दे रहा है कि लड़कियां अब सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इधर चली गई, उधर चली गई। लड़के भी कोई नशा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हमें इन लोगों को क्या है देखना चाहिए। पहले मैं उद्घोष करूंगी भारत माता की जैसे।
भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति, मातृशक्ति। मैं चाहूँगी इसी तरह ये संगठन आगे बढ़े और इस कॉलोनी तक ही सीमित ना रहें और देहरादून में बाकी भी कॉलोनी होंगी, बाकी भी गांव होंगे, वहाँ तक भी हम पहुँचें। विस्तार करेंगे हम अपने संगठन का। 48 घंटे में थाने में बैठी, हम महिलाएं ऐसा नहीं कि हम अकेले नहीं जा सकते, मैं तो सब जगह जाती हूँ, हिम्मत है इसलिए जाती हूँ। हमारे संगठन की चर्चा प्रत्येक गाँव में हो, प्रत्येक जिले में हो और विस्तार हो, तो वो किससे होगा? हम ही लोगों के माध्यम से होगा। हम लोग जो संगठित होंगे तो ही हम अपने संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। कविता बहन जी की उपस्थिति में मैं यह घोषणा करता हूं कि आज से देहरादून जिले की सैन्य मातृशक्ति संयोजिका श्रीमती कुसुम असवाल, धर्मपत्नी कैप्टन अनिल असवाल। कि हमारे बीच बहन कविता नेगी जो कि प्रांत की सह संयोजिका हैं, हमारे बीच पधारी हैं और इतनी दूर से, और सबसे बड़ी बात कि रात को आए हैं और आज उन्होंने फिर हमारे बीच में अपना जो उद्बोधन किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितनी हमारी नौकरी है उतनी हमारी श्रीमती की भी योगदान है उसमें, ठीक है? तो हाँ, उससे ज़्यादा है बल्कि, और क्या, मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को। और फौजी जो होता है ना, फौजी कभी रिटायर नहीं होता और ना कभी बूढ़ा होता है, ये तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसलिए हमारा संगठन 24 घंटे रेडी है। आप फ़ोन करो, किसी से कांटेक्ट करो, हमारा नंबर सबके पास है और हम आपके साथ में तुरंत पहुंचाएंगे वहाँ पे। आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग देहरादून सैनिक कॉलोनी मिलन केंद्र से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज यहां पे हमारा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मातृ सैन्य शक्ति मीटिंग चल रही है और जिसमें कि श्रीमती मीना नेगी जी, हमारे प्रांत के सह संयोजक, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक मातृशक्ति प्रांत सह संयोजक आ रखी हैं और बस उनके वेलकम के उपलक्ष्य में और हमारी सैन्य शक्ति की ताकत कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उनकी हिदायतें और उनकी गोष्ठी चल रही है और बस हम भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी और जितने भी हमारे पूर्व सैनिक सदस्य भी आ रहे हैं, सबका आप देखिए मुलाकात, हाल चाल सुनिए और सबका हाल चाल, मुलाकात और गोष्ठी में वार्तालाप, तो आप बने रहिए, आपको सुनाते हैं। वेलकम मैम, वेलकम जी मैम, वेलकम। आज जो हमारी मातृशक्ति अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद मातृशक्ति का मिलन हो रहा है यहाँ पे, मिलन केंद्र सैनिक कॉलोनी, अटल आदर्श सैनिक कॉलोनी मिलन केंद्र, मातृशक्ति का मिलन है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उत्तराखंड प्रांत आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और ये आज सैन्य मातृशक्ति, हमारी सैन्य मातृशक्तियों का सम्मेलन है। आज माननीय कविता नेगी जी, जो हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सैन्य मातृशक्ति के संयोजक हैं, वो आ रखे हैं और बस आज उनके साथ थोड़ा सा जो भी हमारी संगठन की मातृशक्तियाँ, उनसे उनका ये गपदगोता और उसी दिशा में आज मैं मार रखी हैं। और ये देखिए हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे क्षेत्र की मातृशक्तियाँ, बहुत काफ़ी संख्या में क्षेत्र की मातृशक्तियाँ पढ़ा रखी हैं और उन्हीं के बारे में गुफ्तगू चल रही है। गीत है पूर्व सैनिक, तो गीत दोहराना सबने, ठीक है? जितना मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? चलिए। हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे, अब इसे सजाने आए हैं। देश की रक्षा करते थे, अब इसे सजाने आए हैं।
हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। बर्फ की चोटी तपती रेती सागर हो या हो खाई। बर्फ की चोटी तपती रेती सागर हो या हो खाई। शत्रुपोत और टैंक विमानों की देखो सामत आई। शत्रुपोत और टैंक विमानों की देखो सामत आई। हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय के लिए उपस्थित हुआ हूं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जो हमारा संगठन है, उसमें हम सब के जो मातृशक्ति है उनका भी एक संगठन है। जो हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो वही संगठन अपनी मातृशक्ति के भी अखिल भारतीय स्तर तक संगठन है। और आज जिनका हमारे बीच जो आए हैं, अपने प्रांत की सह संयोजिका श्रीमती कविता नेगी जी, आप रुद्रपुर से हैं। अपने अखिल भारतीय जिला अध्यक्ष लेफ्टिनेंट सुभाष भट्ट जी, अपने प्रांत के सचिव पूर्व सैनिक देवेंद्र डोभाल जी, जो हम सबके बीच हमारा मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं और हमारे ज़िले में वो निवास करते हैं, तो उसकी वजह से हमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है और वो हमारी हर छोटी बैठक हो या बड़ी बैठक हो, अगर उनसे कोई भी हम लोग उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं या स्वयं ही वो हमें बताते रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम ज़िले में काम कर पाते हैं। अपने बीच जिस कॉलोनी में आज यहाँ पर हम अटल मिलन केंद्र में ये बैठक हो रही है, उनके उपाध्यक्ष सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन अपने यशवंत सिंह साहब, आप भी उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है बैठक में। आपने कार्यकारिणी के सदस्य सूबेदार बलदेव सिंह जी, आप भी उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अपने बीच प्रांत के प्रचार प्रमुख सूबेदार मेजर अनिल कुमार रावत जी हैं, आपका भी स्वागत है। वैसे तो मैं सभी मातृशक्तियों को जानता हूं, लेकिन कुछ अगर समय की भी बाध्यता रहेगी तो मैं एक आध परिचय करा देता हूं। जो अपने कॉलोनी के इस मातृशक्ति की अध्यक्षा हैं, बैठे हमारे श्रीमती नीमा रावत जी। मैं एक्चुअली ऐसे तो नीमा रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके मार्गदर्शन में अपनी मातृशक्ति यहाँ पर कार्य करती है। कहीं भी चाहे आप देखोगे तो सुबह से ही यहाँ पर 4 बजे से योगा का कार्यक्रम से लेकर और कोई भी कार्यक्रम हो, और यहाँ पर उपलब्धता आप सबकी लोगों की वजह से हम ऐसे कार्यक्रम कर पाते हैं। सिला है जो हमारा संगठन कैसे काम करता है, उसके सूक्ष्म जानकारी मैं अपने प्रांत महासचिव देवेंद्र डोभाल जी भाई साहब से आग्रह करूँगा कि वह हम सबका अपनी बातों से
हमें मार्गदर्शन करें और संगठन के विषय में बताएं। श्रीमान देवेंद्र डोभाल जी। और लगभग सबसे परिचित मैं शायद आता रहता हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों का आशीर्वाद लेने आता रहता हूँ। तो कल जो है, कल भोपाल जी हनुमान बन गए थे, आज फिर वो लक्ष्मण बन गए। कल हनुमान जी ने क्या किया था कि हनुमान जी को सीता माता का पता करने के लिए भेजा था, और हनुमान जी लंका में आग लगा के भी आ गए थे, थोड़ा बढ़ के काम करके आ गए थे। तो हमने भोपाल जी हमारे छोटे भाई, हमने उनको कहा था कि जो है कविता बहन आ रही हैं तो आप थोड़ा उनकी चिंता कर लेंगे। तो ये कल उनको रिसीव करने ही पहुँच गए 11 बजे। और मज़े की बात है कि हमारी जो बहू हैं उनमें भी साथ लेके चले गए। तो कल ये हनुमान बन गए, जितना काम पता से ज़्यादा कर दिया। आज फिर लक्ष्मण बन गए, आज फिर बिना पूछे कुछ नहीं कर रहे। तो ये रूप परिवर्तित करते रहते हैं। तो मैं अपने छोटे भाई के लिए चाहूँगा आप सभी से, इनका मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़ोरदार से तालियां हो जाएं इनके लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लगन से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा ही पूछ के काम करते हैं। बाकी परिचय बार बार कराना मैं उचित नहीं समझता हूँ। राजनीतिक दलों में कहता है कि बार बार वो परिचय ही कराते हैं, इन बहन जी का नमस्कार, उन बहन जी का नमस्कार। तो जिनका परिचय बार बार कराना पड़े तो समझ लीजिए समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। और हम सब प्रतिष्ठित लोग हैं, हम सब परिचित हैं एक दूसरे से ना, तो बार बार परिचित कराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो संगठन है पूर्व सैनिकों का संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रेरणा लेके काम करता है। संगठन का नाम है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। तो 1889 में एक बालक का जन्म हुआ एक गरीब ब्राह्मण परिवार में, और उन्होंने जैसे तैसे करके MBBS की पढ़ाई की, डॉक्टर बने। लेकिन उनके मन में ये था कि मैं समाज का डॉक्टर बनूंगा, बीमारों का डॉक्टर नहीं बनूंगा। बीमारों का डॉक्टर तो कोई बन सकता है, लेकिन जो हमारा समाज बीमार है मुझे इसकी चिकित्सा करनी है, इसका उपचार करना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने फिर एक अपना संगठन बनाया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम रखा। फिर धीरे धीरे उस संगठन के कई संगठन बने। अभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लगभग 56 संगठन पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं। उत्तराखंड में 35 संगठन काम करते हैं। 35 में से एक संगठन है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। ये पूर्व सैनिकों का संगठन है। विद्यार्थियों का विद्यार्थी परिषद है, वकीलों का अधिवक्ता परिषद है, डॉक्टरों का चिकित्सा परिषद है, हिंदुओं का विश्व हिंदू परिषद है। ऐसे 35 संगठन है, उसमें से हमारा भी एक संगठन है। और राजनीतिक लाभ को छोड़ करके हम सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, विशेष तौर पे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करते हैं। काम है पूर्व सैनिकों को संगठित करना और इस विशाल मानव संसाधन को अच्छी दिशा देना। क्योंकि पूर्व सैनिक अगर एक बार बिगड़ जाएगा तो बहुत अत्यधिक प्रशिक्षित होता है, वो कुछ भी कर सकता है फिर। और बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है, पूर्व सैनिकों ने सत्ताएं पलट दी है। इसलिए पूर्व सैनिक अच्छी दिशा में चले, राष्ट्र की रक्षा के बारे में चिंतन करें, धर्म की रक्षा के बारे में चिंतन करें, गौ रक्षा के बारे में चिंतन करें, अपनी माता बहनों के रक्षा के बारे में चिंतन करें, और स्वयं की रक्षा के बारे में चिंतन। क्योंकि हम स्वयं की रक्षा करेंगे तभी हम इन चारों की रक्षा कर पाएंगे। तो ऐसे अपने 5 जो हैं 5 विंग हैं अपनी। तो सबसे पहली है समाज कल्याण परिवार न्यास। उसमें क्या करते हैं, सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से हमारा संगठन जो भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे होते हैं, जो बहुत अधिक मेधावी होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको वजीफा देते हैं। उनको एक ऐसी निधि उनको दिलाई जाती है जिससे उनकी पढ़ाई ना रुके। दूसरा है नेताजी आज़ाद हिंद फौज स्मारक न्यास, जो नेताजी का मोइरांग में स्मारक वगैरह बना हुआ है, उसकी यात्रा करना और नेताजी का स्मरण करना। क्योंकि हमारा जो संगठन है नेताजी को ही अपना प्रेरक मानता है। जो हमारी ये टोपी अध्यक्ष जी ने पहन रखी है, आपने देखी होगी, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी है, इसलिए हम इस टोपी को धारण करते हैं। हाँ, बहन जी ने पहन रखी है। तो हम नेताजी को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। तीसरा है वीर सैनिक ग्राम गौरव योजना। वीर सैनिक ग्राम गौरव योजना के अंतर्गत हमारे संगठन ने 22 गांवों को गोद लिया है। अभी उत्तराखंड में कोई भी गांव गोद नहीं लिया गया है। परमवीर चक्र से प्रारंभ किया है, 21 या 22 परमवीर चक्र हैं। उसके बाद अभी फिर उसके बाद महावीर चक्र पे आएंगे, फिर शौर्य चक्र की ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो और अधिक गाँवों को भी गोद लेने की योजना है। अभी 22 गाँव गोद ले रखे हैं। चौथा है सैन्य संदेश। एक पत्रिका छपती है अपने संगठन की जिसका नाम है सैन्य संदेश। ये लखनऊ से छपती है, पूरे भारतवर्ष में वितरित की जाती है। इस पत्रिका में अपने संगठन के क्रियाकलाप और पूर्व सैनिकों के हित चिंतन के लिए क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं, उन सबका विवरण होता है इसमें। और 5वां है सैन्य मातृशक्ति। तो सैन्य मातृशक्ति कौन? हमारा परिवार, जो हम पूर्व सैनिक हैं, हमारा परिवार
हमारी जो धर्म पत्नियां हैं ये भी संगठित रहें, ये भी समाज से जुड़ी रहें। इसके लिए संगठन का एक ये विंग बनाया गया है जिसका नाम है सैन्य मातृशक्ति। तो सैन्य मातृशक्ति की प्रदेश संयोजिका सीमा घरती जी हैं, वो देहरादून में निवास करती है, आज समय नहीं दे पाई हैं। और जो सह संयोजिका है हमारी बहन है कविता नेगी। आप जयनगर रुद्रपुर की निवासी हैं और सामाजिक कार्यों से पूर्णकालिक, जिनको कहते हैं अपने संघ में प्रचारक होते हैं, जो पूरा समय समाज का काम करते हैं। तो आप पूरा समय समाज के कार्यों के लिए चिंतित रहती हैं और पूरा समय समाज का कार्य करती हैं। आप काफ़ी समय से हमारे इस मातृशक्ति संयोजिका के दायित्व का निर्वहन करें, लेकिन हमने आपको कभी कोई काम बताया नहीं, क्योंकि हमारे संगठन की परिपाटी है हम छोड़ देते हैं और धीरे धीरे आदमी के मन में खुद आता है उसको क्या काम करना है। ऐसे ही बहन जी कुछ अपने पारिवारिक और कुछ अपने, अभी बहन जी ने चुनाव भी लड़ा था तो बहुत अच्छे अपने मत भी प्राप्त किए हैं। तो अभी बहन जी को लगा होगा कि मुझे प्रवास करना चाहिए, घूमना चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए, बहनों से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने देहरादून चुना। तो हमने कहा आइए, कुछ बहनों से आपका परिचय होगा धीरे धीरे और फिर आपका धीरे धीरे कार्य विस्तार भी होता रहेगा। तो पांचों संगठन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब संगठन में करना क्या है? संगठित होना, परस्पर मेल जोल करना, ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। अभी कुछ समय पूर्व क्या हुआ था, किसी एक पूर्व सैनिक के परिवार के किसी बच्चे पर कुछ जो है अवांछित तत्वों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था, प्राणघातक हमला कर दिया था। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि लगभग 1000 के आसपास पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ घेराव कर दिया था, कूच कर दिया था। तो ये हमारे संगठन की ताकत थी। इसलिए हमें संगठित होना है, हमें अपने राष्ट्र के लिए चिंतन करना है, अपने धर्म के लिए चिंतन करना है, अपने मान बिंदुओं के लिए चिंतन करना है और अपने जो हमारे अपने स्वयं के हित हैं, जो हमारी स्वयं की रक्षा है, क्योंकि आजकल जो स्वयं की रक्षा करना सबसे बड़ा विषय हम सभी के लिए बन चुका है। देश की स्थिति बहुत खराब है, विशेष तौर पर हमारा हिंदू समाज अपने ही देश में शरणार्थी है। केरला वाले शरणार्थी हैं, पश्चिम बंगाल वाले शरणार्थी हैं और J&K वाले, आपको पता दिल्ली के मजनू के टीला में कपड़े बेच रहे हैं, जिनकी केसर की खेतियां हुआ करती थी, जिनके शिकारे चलते थे डल झील पे, 5-5 हज़ार रुपये एक दिन का किराया आता था, वो आज भिखमंगों की तरह मजनू के टीला पे कपड़े बेचते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो क्यों हुआ? असंगठित थे, संगठित नहीं थे। इसलिए संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठित होकर करना क्या है, आप चिंतन करिए। 2-3 बातें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप सभी समझदार हैं। कि आपकी बेटी जो आपके घर में तरह तरह की पोशाकें पहनती है, इवन की जो है जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा तो फटी हुई जीन्स पहन रही है, उनकी इच्छा रही है स्कर्ट पहन रही है, उनकी इच्छा जो भी वो कपड़ा पहनना चाहती हैं। और माता क्या करती है कि माता अपनी बेटी से दोस्ताना व्यवहार रखती है, अपनी बेटी की बात सुनते फिर अपने पति को बोलती है कि ठीक है जी आजकल यही चल रहा है, चलने दो कोई बात। वो भी कहता है ठीक है चलाओ। इतनी हम छूट अपनी बेटी को देते हैं। उसके बाद हमारी बेटी अब्दुल या आफ्ताब के घर पर जाके पूरा त्रिपाल ओढ़ लेती है। चिंतन करना पड़ेगा आपको, ऐसा हम क्या कुसंस्कार दे रहे हैं उनको। जो हमारी बेटी हमारे घर में स्वच्छंद रहना चाहती है, वो उस में जाके पूरा त्रिपाल ओढ़ लेती है और खुश रहती है, मान लेती है उसकी बात को। दूसरा, हमारी बेटी जो रोटी पकाने के बाद पहली रोटी गौ माता को देती है, कुत्ते को देती है, कौवे को देती है, पूड़ियां रखती है, भोग लगाती है, वो बेटी हमारी उस गौ मांस पकाती है, परोसती है और खाती भी है। क्या कारण है? ये चिंतन करना पड़ेगा आपको। नंबर तीसरा, हमारी बेटी जो हमारे घर पे, उसको एक अलग से कमरा चाहिए। हम सभी पूर्व सैनिक हैं और सबका 2-2, 3-3 कमरे होते हैं। इतना हम अपने सेवा के दौरान इतना हम अर्जन कर लेते हैं कि हम अपना 2-2, 3-3 कमरे बनाते हैं। एक या दो हमारे बच्चे होते हैं। हमारी बेटी अलग कमरे में रहती है, वो शेयरिंग नहीं करती हमारे साथ। उसका बेड अलग होना चाहिए, उसका कपड़ा अलग होना चाहिए, उसका हैंगर अलग होना चाहिए, उसका अलमीरा अलग होना चाहिए, उसका टीवी अलग होना चाहिए, उसका मोबाइल अलग होना चाहिए। लेकिन सड़े हुए बिना प्लस्तर के बदबूदार कमरे में जिसमें तिरपाल डला हुआ है, उसमें वो 10 लोगों के साथ उसी कमरे में रह लेती है। इस पर भी आप सबको चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये पुरुषों का काम नहीं है। पुरुष लड़ाई लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो 1-1 इंच जमीन के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन पारिवारिक संस्कार देना माताओं और बहनों का काम है। ये आपका काम है, क्योंकि घर की लक्ष्मी
किसी भी पुरुष के आगे, राम जी के आगे श्री लगता है। श्री मतलब उनकी पत्नी, श्री राम। तो पहले आपका नाम इसीलिए आता है क्योंकि घर की जो हैंडलिंग करने वाली, मतलब घर को चलाने वाली जो है, वो आप है। इसलिए आपको संगठित होना है, एक दूसरे अपनी बातें शेयर करनी है, अपने घर को संभालना है। अगर आप लोग खड़े नहीं हुए, जो ये जिहाद है, बहन जी को बैठा दिए, जो ये जिहाद है, जिहाद रक्त बीज का रूप ले चुका है। रक्त बीज समझते हैं आप लोग? कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते होंगे। रक्त बीज जो है दानव था। तो जब माता दुर्गा, माता रणचंडी उसको मारती थी, उसके किसी अंग को भंग करती थी, तो जहां पर उसका खून गिरता था वहां से एक और रक्त बीज तैयार हो जाता था। तो जितना प्रहार करती थी उतने ज्यादा दानव तैयार हो जाते थे। ऐसे ये जिहाद हो गया है। हम इसको एक तरीके से दबाने का प्रयास करते हैं, दूसरे तरीके से उत्पन्न हो जाता है। 14-15 जिहादों से आप लोग पीड़ित हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद, तांत्रिक जिहाद, थूक जिहाद, मलमूत्र जिहाद, नाई जिहाद, और भी पता नहीं कितने जिहाद हैं। तो आप किसी ना किसी तरीके से वो जो है जिहाद करके हम लोगों को, हमारे जो सनातन धर्म है, इसको जो है समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू अपने देश में शरणार्थी, हमारा एक भी देश नहीं, नेपाल था वो भी नहीं है। इनके 56-57 देश है। जो दूसरे हैं मिशनरीज हैं, उनके आज दुनिया उनकी है। हमारा जो भी कुछ है इस देश में बचा हुआ है। अगर हम इस देश को नहीं बचाएंगे, इस देश को बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे, आने वाला समय हमारा तो है नहीं, हमारा तो निकल गया, लेकिन हमारी पीढ़ी भी खतरे में है, और ये 10 साल में ही होने वाला है। इसलिए हम सभी को संभलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। इसीलिए संगठन बनाया जाता है, इसलिए हमने संगठन बनाना है और एक दूसरे की बातें शेयर करनी है। कई बार क्या होता है, हमारे परिवार में हमारी बेटी या हमारे पड़ोसी की बेटी या हमारे रिश्तेदार की बेटी, हमें लगता है कि ये बेटी जो है बहक रही है, बहक जाती है बेटियां, उनकी एक उम्र होती है, वो बहक जाती है। हम उनसे नहीं बात कर पा रहे, तो हम किसी और से बात करवा सकते हैं। मैं बात नहीं कर पा रहा तो मैं दीदी को बोलूंगा, दीदी आप हमारे घर पे आओ भाई, हमारी बेटी को समझाओ। इसलिए हम संगठन बनाते हैं, इसलिए हमें संगठित होना है। अपने धर्म को, आपको दुर्गा बनना पड़ेगा, आपको रणचंडी बनना पड़ेगा। इस रक्त बीज को आप ही समाप्त कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। पुरुष जो है आमने सामने की लड़ाई लड़ सकता है, चौतरफा लड़ाइयां लड़ने की शक्ति जो है भगवान ने आप सभी को दी है। वो जो बच्चे हैं वो कोरी पाटी है, कोरा कागज है। उस पर जब तक आप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं लिखेंगे, जब तक आप उस पर वेद पुराण उपनिषद नहीं लिखेंगे, जब तक आप उस पर हनुमान चालीसा नहीं लिखेंगे, परशुराम नहीं लिखेंगे, राम नहीं लिखेंगे, अन्य देवी देवता नहीं लिखेंगे, तो दूसरा आके उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख के चला जाएगा। तो खाली है, लिखने की जगह है उस पर, आप लिखिए पहले उस पर, आप उस कोरी पार्टी को भर दीजिए। ये आपका मुख्य काम है। दूसरा काम क्या है, वरीयता दूसरी इसलिए दे रहे हम, जो अपने पूर्व सैनिक परिवार हैं, उनमें किसी के घर में कोई दुख है, कोई समस्या है, तो उसको उजागर ना करके उसको संगठित तौर पर उस पर चर्चा करना, और अपने हमारे जो पदाधिकारी हैं, हम हैं, भाई साहब हैं, अपने भोपाल जी हैं, अनु भाई साहब हैं, और भी लोग हैं, कठैत साहब है, यशवंत साहब है, ताजवर साहब है, कोई भी है, किसको बताया जाए कि हमारे सैनिक परिवार है। अभी यहाँ पर एक नगरौंदा में एक सैनिक परिवार है, वो सेना में सर्विस करता है, रावत है, नाम पूरा नहीं लूँगा। उनकी धर्मपत्नी ईसाई बन चुकी है। मैं 3 बार उनसे मिल चुका हूँ, घर पर जा चुका हूँ, उनको समझाया मैंने, अब उन्होंने जाना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने घर की मूर्तियाँ बाहर फेंक रखी है। वो कहते हैं कि जब से हम इन मूर्तियों की पूजा कर रहे थे तो हम बहुत परेशान थे, हम पे घात लग रही थी, घात। हम बोला जागरी ला ला के परेशान हो गए थे, और जब से हम ईसाई बने तो हमारी घात वात सब ठीक हो गई। तो अब उनको समझाया मैंने, उस बहन को 3 बार मेरे घर जा चुका हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ मैं उनकी, तो शायद लौट जाएंगे, वो लौटने के पूरे चांस हैं उनकी हम वापसी कराएंगे। ऐसा अगर कोई अपने परिवार में है तो उसके बारे में आपने हमें बताना, हम जाकर उनको समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा आपको ज्ञान है, हम ज़्यादा आपको अनुभव है, घर से चलाने से लेके और अध्यात्म से लेके धार्मिक से लेके। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम जब पूजा पाठ करते हैं लास्ट में कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। 4 चीज़ें बोलते हैं। धर्म की जय हो, आप बताओ धर्म की जय बोलने से जय हो जाएगी क्या? नहीं होगी। प्राणियों का सद्भाव बोलने से सद्भाव हो जाएगा? नहीं होगा। विश्व का कल्याण हो, हमारे बोलने से विश्व का कल्याण नहीं होगा। इन तीनों चीजें तब होंगे जब हम अधर्म का नाश करेंगे। तो हमें अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, रण क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। रण क्षेत्र में उतरने का मतलब तलवार लेकर नहीं घूमना सड़कों पे। रण क्षेत्र में उतरने का मतलब जागरूकता फैलानी पड़ेगी। अगर हमारे आस पड़ोस में
कोई ऐसी गतिविधियां हो रही है, कोई मिशनरी आ रही है, किसी के घर पे बैठ के प्रार्थना कर रही है, या कोई ठेली वाला, रेडी वाला कोई संदिग्ध लग रहा है, या किसी के पास हमारी कोई बेटी लगातार बार बार बात कर रही है किसी रेडी ठेली वाले से, पंचर वाले से, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सतर्कता बरतनी है और औरों को भी सतर्क करना है। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना है। अगर कोई दूसरे की बेटी बहक गई तो हमें ये नहीं सोचना जिसकी है वो संभालेगा, ऐसा नहीं है। वो भी हमारी अपनी बेटी है, वो भी हमारा अपना परिवार है, उसको हमें संभालना है। प्रारंभ करना है पूर्व सैनिकों के परिवार से, और हमारा ज़्यादा समय है तो पूरे समाज का भी हम ठेका ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूर्व सैनिकों के परिवारों का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरा मेरा निवेदन ये है। तीसरा ये है कि हम सभी जो है यहाँ पर एकत्रित होते हैं, जब बुलाते हैं तब हो जाते हैं। अभी आप बहन जी यहाँ पे आ रखी हैं, तो मैं ये निवेदन आपसे करूँगा, एक कोई भी नाम यहाँ पर जिन पे समय हो, जो थोड़ा स्कूटी चला लेती हो, जो थोड़ा अपना मोबाइल को थोड़ा बहुत चला लेते हो, 2-3 जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया है, एक्स है, और इनको चला लेती हो, इनको हैंडल कर लेती हो, ऐसी कोई बहन हो तो वो देहरादून जिले की संयोजिका का भी दायित्व मैं निवेदन करूँगा कि इसकी घोषणा भी आज हो जाए। उनका सहयोग हमें करना है, उनको परेशान नहीं होना है। बहन जी भी 2 साल बाद आ जाई हैं प्रवास पे पहली बार, हमने बोला ही नहीं कभी कुछ, क्योंकि हमें पता कभी न कभी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। तो ऐसे ही जिनको दायित्व दिया जाएगा वो आप सभी की चर्चा से ही होगा, आप सब लोग तय कर लेंगे, उन सब की चर्चा से होगा। ये 3 बिंदु पे मुझे आपसे बात करनी थी। बाकी आप कभी भी हमारे लिए कोई सेवा हो, कोई कार्य हो, हम 24/7 12 बजे रात को भी आपका फ़ोन आएगा कि भाई साहब, रिश्ते आप 2 प्रकार से लगा सकते हैं। रिश्ते में इसलिए हमें आसानी हो गई है क्योंकि आजकल जो है बहू जेठ जी को भाई बोल रही है, ससुर जी को पापा जी बोल रही है, तो हमें भी सबको बहन जी बोलने में आसानी हो गई है। ये तो हमारा रिश्ता ये बनता है कि जो हमसे छोटे हैं वो हमारी बहू हैं, उनके हम जेठ जी हैं, और जो बड़ी हैं वो सब हमारी भाभी माँ हैं। लेकिन हम सबको बहन जी भी बोलने में हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि आजकल रिश्ता ही ऐसा हो गया है ना। तो जो भी रिश्ता आप लोग लगाना चाहें उस रिश्ते से आप हमें फ़ोन कर सकते हैं कि भाई साहब हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, और आपका छोटा भाई तो ड्यूटी पर है, या वो बाहर कोई डीएससी में कोई कहीं वो जॉब करने गए हुए हैं, हमारा पड़ोसी परेशान कर रहा है, या हमारी ये समस्या, हमारे प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया, या कुछ भी समस्या आपकी व्यक्तिगत, समाज की समस्याओं के लिए पहले काम करना। व्यक्तिगत भी आपकी समस्या है तो आप कॉल करेंगे, आप यकीन मानिए देहरादून में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम आधे घंटे में नहीं पहुँचेंगे अपने सैन्य परिवारों के लिए। लेकिन हम सभी को संगठित रहना है, आदर्श अपनी जो एक परिकल्पना है, आदर्श विचारधारा के माध्यम चलना है। मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं: राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, स्त्री रक्षा और स्वयं की रक्षा। इनके लिए, इन आदर्शों के लिए हम काम करेंगे, काम करते हुए संगठित रहेंगे, और स्वयं के लिए भी जरूरत पड़ेगी तो हम वो नहीं है कि हम अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए, हम उसमें भी समर्थ हैं, हम स्वयं की रक्षा करने में भी समर्थ हैं। अंत में मैं आपसे एक आपको बताना चाहूँगा, एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरी यूनिट अभी मेरठ में है, तो एक हमारी यूनिट में सोल्जर है, उनका परिवार देहरादून में पढ़ाई करता है, तो उन्होंने मुझसे कमरा दिलाने के, तो मैंने उनको अपने आसपास में रूम दिला रखा है। तो बहन जी हैं, हरियाणा की हैं, तो हेल्थी भी हैं, हट्टी कट्टी भी है, लंबी चौड़ी भी है। तो आके वहाँ हमारे घर के सामने आके भी उनके हस्बैंड ने अभी पिछली बार जब लड़ाई हुई तो राजस्थान चले गए थे ड्यूटी के लिए, तो उनको 1 महीने पैसा नहीं आया, तो मेरे घर के सामने खड़ी होती हैं। तो बेटे ने आके नमस्ते किया, आंटी नमस्ते, ओ छोरे तेरा बाप ने बुला के लिया। तो वो अंदर गया, उनका पापा कोई आंटी जी हैं, वो जाटनी हैं, वो आपको बुला रही है। तो मैं बाहर आया तो नमस्ते नमस्ते किया कि भाई साहब समझा लो अपने भाई ने, पूरा महीना हो गया पैसे को नहीं भेजे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बहन जी, अभी वो ऐसी जगह पर है, वहाँ पे फ़ोन भी काम नहीं कर रहा होगा, तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 5-1 हज़ार है, वो मैं आपको दे देती हूँ, और मिसेज को बुलाया तो आप अपना काम चलाओ, और फिर उनसे बात जाएगी, उनको दे देंगे आपको पैसे। तो फिर वो दूसरे दिन आती है कि जी वो 5,000 रुपये दिए थे, छोरा की फीस भर दी और कुछ मकान का किराया दे दिया, अब राशन वाले को बोल दो आप। तो फिर मैं राउत जी हैं, पतंजलि स्टोर है, उनको जाके बोला कि भाई इनको आप राशन दे दो, जो भी पैसा हुआ आपने मुझे बताना, इनको नहीं बताना है। तो इतना तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ये जो है हरियाणा के रहने वाले, इनके पति ने हमारे विश्वास से भेज रखा है, इतना हम पे विश्वास कर रही हैं, और इतना हम इनके घर का मैनेजमेंट, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप सभी से हम विश्वास करते हैं कि आप भी ऐसे ही हम पे विश्वास रखें, और हम सब एक दूसरे के काम आएंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, और मातृशक्ति संगठन को हम बहुत ज़्यादा विस्तारित करना चाहते हैं। उसके लिए बहन जी यहाँ पे आई हैं, गोपाल जी को आमंत्रित करो आगे कार्रवाई के लिए। धन्यवाद, आपने सुना। अब मैं चाहूँगा कि अपने कुमारी जी, आप, मैं नाम किसी ऐसे नहीं जानता, तो थोड़ा सा गोपाल सिंह भाई साहब हैं तो, है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा अपने बीच में सब अपनी बात रखें,
फिर ऐसा है ना कि ताकि हमें बोलने का भी एक वो हो जाता है कि हमें कहीं पर भी 4 लोगों के सामने आप जो भी आपके उसमें ना थोड़ा ऐसा कि अपना परिचय दे दो, आप एक परिचय दे दो अपने बारे में, है ना, या कोई ऐसे समाज में देखो हम सब देख तो चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को नमस्कार। मेरा नाम मुन्नी बिस्र है, मेरे हस्बैंड का नाम भोपाल सिंह बिस्र। मेरा नाम कुसुम असवाल है और मैं गढ़वाल कॉलोनी से आ रखी हूँ और मेरे पति ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हैं। और सच में भैया ने तो बिल्कुल सही बोला कि हमें संगठित होना चाहिए। हमारे देखो कितना वो कर रहे हैं, जहाँ से सुनो से आ रहा है कि हमारी लड़की को ऐसे कर दिया, हमारी लड़की को भगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हमें सच में सबको एक संगठित होना चाहिए। हमें कभी कभी एक साल में ज़रूर सबको संगठित होना चाहिए, सब स्त्रियों को, सब महिलाओं को बैठ के। वैसे तो हम अपने गढ़वाल कॉलोनी में एक सच में एक हमारे सामने है वो, तो वो ईसाई धर्म करना चाहती है। हम सोच रहे हैं, मतलब हमारे लिए कोई उसके किराए में आ रहे थे तो उनको बोला कि नहीं, तू तो भगवान की पूजा करेगी, मेरे किराए में नहीं आएगी। तो मैंने कहा इसको समझाओ भाई, देखो अपना इतना अच्छा देवभूमि हमारा उत्तराखंड, इसको छोड़ के तब जा रही है वहाँ ईसाई धर्म निभा। आज सच में भैया कितना अच्छा भी, वैसे तो हमने तो क्या बोलना, सारा तो भैया ने सुना दिया, पर सच में हमको संगठित होना चाहिए। हमारा अभी जो है अपने गढ़वाल कॉलोनी इतना बढ़िया है, सब अपने बोलो तो सब समझ आते हैं, सभी एकता है अभी हमारे उसमें। सब भैया लोग RSS वाले सारे हमारे कॉलोनी के सभी अच्छे लोग हैं। बाकी क्या बोलना, नमस्कार को माता बहना सभी भैया आजो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उत्तराखंड प्रांत के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक स्वागत है। और मेरा नाम मीना कठैत है और मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर बाग सिंह कठैत है, वो भी 17 गढ़वाल से रिटायर हैं। और संगठन में आके मैं आज पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हम लोगों को मतलब अपने आप तो हम लोग जागरूक हो सकते हैं, लेकिन हमें दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए कि जैसे हमें किसी मुसलमान को अपना घर किराए पे न दें, अपने आस पड़ोस बसाने की दुकान न दें किस किराए पे। जब हम उन लोगों को अपने आस पड़ोस बसाते हैं तो लेकिन वो एक आदमी आकर 10 आदमियों को लाता है, फिर ऐसे करके वो लोग हम लोगों का माइंड वॉश करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कोई हमारी लड़की को माइंड वॉश करके ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए हमें मतलब जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए हर तरफ से। जैसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी तरह से, व्हाट्सएप से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। धन्यवाद। उससे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम कुसुम भंडारी है
मेरे पति का नाम महावीर सिंह भंडारी, फोर्थ गढ़वाल से रिटायरमेंट है। भाइयों को, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, सब भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते प्रणाम। मैं भागीरथी भट्ट, मेरे हस्बैंड सुभाष चंद्र भट्ट जी, इंडियन नेवी। हम सबको संगठन में रहना चाहिए, सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और मतलब देखना चाहिए कि अब बच्चे नहीं बूढ़े भी सब 2-2 लोग रहते हैं घरों में, उनको भी देखना चाहिए कि उनके घर में क्या हो रहा है, कोई बीमार है, दुख है, सुख है, इसलिए संगठित सबको रहना चाहिए और एक दूसरे की खबर रखनी चाहिए। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन पे हमको नज़र रखनी चाहिए कि ये सही है कि गलत है कि, बस बाकी सब भैया ने जो बोल दिया वो सब सही है। बात भूतपूर्व सैनिक की बात बहुत अच्छी लगी, जो बताया भाई लोगों ने बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मैं भी 22 साल इनके साथ में रही फौज में। वहाँ पे मैंने कुछ भी सीखा है, क्यों बड़े बड़े अफसर लोगों के साथ और मीम साहब लोगों के साथ भी भूतपूर्व सैनिक की रक्षा कैसी होती है। लेकिन क्वार्टरों में जब बोलते थे कि भाई फैमिली को भी ऐसा काम करना चाहिए कि फौजियों के साथ देना चाहिए। हम लोग को इतना, जब हम लोग ये रिटायर आए, इस कॉलोनी में हम आए तो मेरा मन यही करता था कि हम सभी जितने बहने हैं एक साथ हम अपने गाँवों को ऐसा बनाएंगे जैसे हमारे फौजी भाई हैं, जैसे फौजियों की क्या है ये एकता रहती है, ऐसे बनाने में मेरी भी मन बहुत करता था। लेकिन आज जो जगह जगह से बहनें आई है, कोई कहना नहीं मानती है, लेकिन मेरा मन भूतपूर्व सैनिक का काम करने का बहुत अच्छा मन करता है कि मेरे साथ 2-4 औरतें ऐसी होती तो अपने गाँव को हम ऐसे बनाते फौज की जैसे। नाम ही बता दीजिए अपना। अरे आइए तो, नाम कैसे पता चलेगा आपका? ऐसे पकड़ना। सबको नमस्ते करती हूँ, छोटों को प्यार देती हूँ, बड़ों को नमस्ते। मैं ये चाहती हूँ कि सब देखते सब हैं, बोलते कोई नहीं है। लोगों को, बच्चों को बोलेंगे, वो बोलेंगे तुम कौन होते, लेकिन बोलना पड़ेगा। मैं तो बोलती हूँ, मैं 6 गढ़वाल से मैं नौकरी करके आई भाई, हमने देखा है, हम फौजी हैं, एकता होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि तेरी है, मेरी है, इसकी है। ऐसा है कि हमने ठोकर खाई, वो भी संगठन में है हमारा, है ना। तो ये है कि करेंगे, लेकिन योग्यता रहेगी, करेंगे, जोड़ेंगे सबको, जितना हमसे हो सकता है करेंगे और मैडम के संपर्क में रहेंगे। मैं करूँगा कि अपने जो मातृशक्ति सैनिक कॉलोनी बालावाला के जो महिला अध्यक्ष हैं श्रीमती नीमा रावत जी, आग्रह करूँगा कि वो हम सबके बीच अपना उद्बोधन। परम सम्मानित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक युवा समिति सेवा परिषद की महिला मोर्चा की अध्यक्षा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी सैनिक कॉलोनी में आए और हमको कुछ उसमें ज्ञानवर्धक बातें बताओगे, आप जरूर हैं। बाकी सभी भाई बहनों का, जितने भी RSS से जुड़े हैं, सबका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भाई साहब ने सब कुछ बता दिया, लेकिन बहुत अच्छा बताया उन्होंने। आजकल बहुत सुनाई दे रहा है कि लड़कियां अब सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो इधर चली गई, उधर चली गई। लड़के भी कोई नशा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हमें इन लोगों को क्या है, देखना चाहिए, एकजुट होकर के सबको देखना चाहिए हमको। और कॉलोनी में जो भी हमारे फेरी वाले भाई बहन जो भी आते हैं, हमें सबको उनसे न कुछ लेना है, न उनको कुछ देना है। उनको पानी भी नहीं पिलाना। कई लोग बहुत पानी मांगते हैं, वो उनको पानी भी नहीं पिलाना, ठीक है। हाँ, और अपने अगल बगल कहीं कुछ है, कोई परेशान है, अगर कोई कुछ बोलता है, हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। बाकी तो भैया ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बोल दिया, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। बाकी सबको मेरा प्रणाम। और मैं नीमा रावत, सैनिक कॉलोनी बालावाला। बाकी मैडम, ठीक है। अब आग्रह करूंगा कि
जिनका आज प्रवास हुआ है देहरादून ज़िले में, ऐसे हमारे प्रांत के सह संयोजक सैन्य मातृशक्ति की श्रीमती कविता नेगी जी से आग्रह है कि वे हम सब के बीच अपनी बात रखें। श्रीमती कविता नेगी जी। पहले मैं उद्घोष करूंगी भारत माता की जय से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातृशक्ति, मातृशक्ति। मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं आज आप लोगों के बीच यहाँ पे आई हुई हूँ। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सभी पदाधिकारियों को और अपनी मातृशक्तियों को सबका आभार करूँगी और धन्यवाद करूँगी। और कल जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसी व्यवस्था होगी क्या होगी, लेकिन सर और ये सभी लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे को अरेंजमेंट किया हुआ था, तो अच्छा लगा हमें। और प्रांत महासचिव देवेंद्र डोभाल जी, जिला अध्यक्ष लेफ्टिनेंट सुभाष भट्ट जी और जिला महासचिव भोपाल बिष्ट जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य सूबेदार बलदेव ठेती हैं शायद ना, और सूबेदार यशवंत रावत जी, और हमारी मातृशक्ति महिला सैनिक कॉलोनी अध्यक्ष श्रीमती नीमा रावत जी, अध्यक्ष श्रीमती बिमला कुमाई जी, मैं सभी का आभार और धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया और जो सोचा नहीं था वो चीज़ यहाँ पे को आप लोगों को देखने को मुझे मिला। और मैं चाहूँगी इसी तरह ये संगठन आगे बढ़े और इस कॉलोनी तक ही सीमित ना रहें, और देहरादून में बाकी भी कॉलोनी होंगी, बाकी भी गांव होंगे, वहाँ तक भी हम पहुँचें। हम एक महिला से, एक मातृशक्ति से अगर हम परिचय करेंगे, वहाँ पे जाके एक मातृशक्ति को जोड़ेंगे तो हो सकता है उस गांव के और बाकी के मातृशक्ति भी हम लोगों से जुड़ें। इसको विस्तारक आगे को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, विस्तार करेंगे हम अपने संगठन का। तो मैं डोभाल सर से कहूँगी कि बहुत अच्छा कार्य आप यहाँ करते हैं। हमें तो खैर देखती रहती हूँ, डोभाल सर से बात करती रहती हूँ जब मुझे टाइम मिलता रहता है। वैसे टाइम कम ही मिलता है, डोभाल सर को पता ही है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ। उसका भी हमें प्रोग्राम मिलते रहते हैं, आज ये कार्यक्रम करना, आज वो कार्यक्रम करता है, व्यस्तता ज़्यादा रहती है। तो मैंने सोचा कि बहुत हो गया, अब थोड़ा सा अपने संगठन के लिए भी कार्य किया जाए और अपनी महिलाओं को इससे जोड़ा जाए, क्योंकि जैसे डोभाल सर ने बोला कि परिस्थितियां बहुत ख़राब हो रही है आने वाले समय में। एक उदाहरण दूंगी ऐसे ही, आप लोगों ने पता नहीं देखा नहीं, हम लोग ने ऐसे बहुत सारे केस मैंने सॉल्व किए। एक केस था, 48 घंटे उस लड़की के साथ मुझे लगे। 48 घंटे मैं थाने में बैठी। उस बच्ची को बरगला फुसला के कोई दूध की डेयरी वाले के बेटे ने उसको कभी कहीं ऐसी हल्दी थाने से मुझे फ़ोन आया कि मैडम बच्ची पता नहीं कहाँ गई, एक बार आप आइए इधर। हमने उसे नैनीताल ढूंढा, फिर वो अल्मोड़ा गई, फिर अल्मोड़ा से फिर वो नैनीताल आई, मतलब उसकी लोकेशन हम लोग ट्रेस कर रहे थे। तो उसके बाद वो हमें मिली सुल्तानपुर पट्टी, वहाँ वो लोग रुके हुए थे। और जब उस लड़की को पकड़ा, थाने में लेके आए, बिल्कुल मतलब ऐसे बैठी हुई थी जैसे उसको सम्मोहित किया गया है। मैंने वो फेसबुक में डाला था, हो सकता है डोभाल सर ने देखा भी होगा पुरानी आईडी में। उस बच्ची को हमने बहुत समझाया, कम से कम 8-9 घंटे से ज़्यादा मुझे उस बच्ची के पास हो गए, और उसने मेरे हाथ से थप्पड़ भी खाई। पहले समझाती गई, मानी नहीं, मतलब उसके मुँह से चूना निकले, ऐसा लग रहा था जैसे कि इसको सम्मोहित कर रखा है इस बच्ची को। फिर उसके बाद जो वहाँ के दरोगा थे उन्होंने भी बहुत समझाया, उसे मारा भी उन्होंने, और जो लड़का था उसको भी जेल में बंदी किया था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई। फिर उसके बाद जब 12-13 घंटे मुझे हो गए तो मैंने सोचा छोड़ो, अब ये कुछ नहीं करने वाली है। मैं थाने से बाहर आई, मेरा दिल नहीं माना, फिर मैं वापस आ गई थाने से और अंदर। जब मैंने उस बच्चे से बात की, मैंने कहा चलो आप लोग मान नहीं रहे हो, क्या करें। तो वो लड़का मुझे बोलने लगा, अभी तो आप थप्पड़ मार के गई, अभी आप इतनी मीठी बन गई। फिर उसके बाद मैं बच्ची के पास भी गई। फिर एसओ सर को मैंने बोला, वहाँ नंदन सिंह रावत जी को, मैंने कहा ऐसे नहीं होने वाला है, इस बच्ची को तो अब लाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे में बोले आप तो वापस गई, फिर वापस अंदर आ गई। मैंने कहा दिल ही नहीं माना। मैंने कहा और थोड़ी सी 2-4 घंटे और लगा के कोशिश कर लेते हैं, क्या पता मान जाए। फिर ऐसे धीरे धीरे उसको अपने उसमें लिया हमने।
लेकिन थाने में जो थाना अध्यक्ष थे उनने भी हमारा बहुत साथ दिया। फिर उसके बाद हम बैठे हुए थे थाने में, हमने कहा पता नहीं लड़की क्या कह के आएगी कोर्ट में जाके भी, क्या पता हम पे ही आरोप लगा दे। और यकीन नहीं मानोगे, वहाँ जो मुस्लिम है पंतनगर के, जो छोटी वाली ट्रॉली होती है ना, वो ट्रॉली भर के आए थे और मैं थाने में अकेली थी। मैं थाने में अकेली थी उस दिन। मैंने कहा अभी पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। तो उस लड़की को हम घर लेके आए। उसके बाद शाम के टाइम पे उसको सर ने ही बोला वहाँ से, एसओ सर ने, कि इसको नींद की दवाइयाँ या ऐसी कोई जिससे इसको नशा हो जाए वो चीज़ उसको खिला के खुद मैं गई थी झारखंड तक, उस लड़की को पहुँचा के आई। वहाँ जाके उसकी शादी की। आज उसका 1.5 साल का लड़का है। अच्छा खासा परिवार चल रहा है। और सोचो उस समय अगर मैं कोशिश ना करती, मैं दोबारा ना आती गेट से थाने से अंदर, आज लड़की बर्बाद हो जाती। 48 घंटे लगे उस लड़की के पीछे मुझे। तो खतरा भी कहीं ना कहीं होता है। मेरे हस्बैंड भी डरते हैं, बोलते हैं अकेले तो यहाँ वहाँ जाते। मैं कहती हूँ चिंता मत करो, जा क्या होगा, मरी तो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केस किए हम, वो सॉल्व कर रखे हैं वहाँ, बहुत सारे। डर भी लगता है, कहीं पे स्कूटी से भी चली जाती हूँ कहीं पे। तो ऐसे ही हम लोगों ने देखना हमारे अगल बगल क्या हो रहा है। थाने से भी कॉल आते हैं, कहीं पे कुछ हो जाता है तो लड़कियों को समझाने के लिए भी कॉल आते हैं। मैं जाती हूँ, कैसे भी वो पास आ जाएं। अब ये थोड़ी क्या कहते हैं 15-20 दिन पहले की बात है अभी। और वो उसके पीछे पड़ी थी। वहाँ वो कोचिंग सेंटर जा रहे होंगे ना, डोबासा कोचिंग सेंटर, वो इंग्लिश सिखाने के बहाने से वो उसको बहला फुसला के शादी करेंगे, ये करेंगे करके उसकी माँ का फ़ोन आया ज्योति, और मुझे फिर वहाँ जाके बड़ी मुश्किल से उस लड़की को समझाया। बोली मैं मर जाऊँगी, कुछ भी पकड़ लेगी वो अंदर से, चाकू या कुछ भी अपने को मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए। ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे घर के अंदर ही क्या हो हमें नहीं पता। फिर भी मैं बेखौफ चलती हूँ, अकेले चलती हूँ, क्योंकि हम में भी ना थोड़ा सा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग घबरा जाएंगे ना तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। होने को तो अंदर ही बहुत सारे कांड हो जाते हैं, घर के अंदर भी होते हैं ना। अब ये पिथौरागढ़ी किसी बाप ने मार दिया लड़की को, होने को तो अंदर भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें सतर्कता हमें बरतनी है। ये नहीं कि हमारे अंदर का व्यक्ति अच्छा हो जाएगा, बाहर का व्यक्ति है वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाहर के व्यक्ति पे भी हमें समझ दिखानी कि कौन भला चाहता है, कौन अच्छा चाहता है, कौन हमारे हित में देख रहा है। उन चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। हम महिलाएं ऐसा नहीं कि हम अकेले नहीं जा सकते। मैं तो सब जगह जाती हूँ, हिम्मत है इसलिए जाती हूँ। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगी कि अब हमें संगठित होने की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे हम आए, हम चाहते हैं आप लोग भी उधर आए, प्रत्येक गांव में पहुँचें, हमारे संगठन की चर्चा प्रत्येक गांव में हो, प्रत्येक ज़िले में हो और विस्तार हो। तो किससे होगा? हम ही लोगों के माध्यम से होगा। हम लोग जो संगठित होंगे तो ही हम अपने संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तो डोबा सर है ही, मैं इनको देखती रहती हूँ, अच्छा संगठन चल रहा है। वहाँ तो मैं समय कम दे पाती हूँ, लेकिन अब दूंगी। और बाकी क्या बोलूँ आप लोगों को, अच्छा चल रहा है आप लोगों का, है ना। और इसी तरह से आगे को भी मिलना होते रहेगा। बाकी आप लोगों से परिचय हो ही गया है। और ये देखिए हमारे संगठन का जो पहचान है, हमारे संगठन की पहचान ये मैम के गले में डाल दिया गया है। हमारे संगठन की पहचान ये देखिए, पट्टा जिसे हम बोलते हैं, और गले में, और बहुत मातृशक्ति, मातृशक्ति आज देखिए काफ़ी मातृशक्ति यहाँ पे है। देहरादून के अनुशंसा सैन्य मातृशक्ति की सह संयोजिका कविता बहन जी की उपस्थिति में मैं यह घोषणा करता हूँ कि आज से देहरादून जिले की सैन्य मातृशक्ति संयोजिका श्रीमती कुसुम असवाल, धर्मपत्नी कैप्टन अनिल असवाल 13 गार्ड रेजिमेंट से। और सबसे मजे की बात है कि मेरे पिताजी भी 13 गार्ड रेजिमेंट के थे, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। एक मिनट, इनको अध्यक्ष को पहना दीजिए उनसे।
थैंक यू। अब आप उस कुर्सी पे थोड़ी हो। फोटो ले लेना, फोटो ले लेना। और ये देखिए, देखते ही देखिए इनकी सीट चेंज हो गई। और इसमें की निशान नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम आपकी सीट खाली हो गई। घोषणा हो गया। आपके लिए सीट खाली हो गई है। और मैम ये पकड़िए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के घोषणा। आज हमारी माता शक्ति जिला देहरादून की घोषणा भी हुई। और मैं अपने जिला अध्यक्ष लेफ्टिनेंट पाल भट्टी से आग्रह करूँगा कि ये इस बैठक का समापन मैं अपने दो शब्द हम सबके बीच श्रीमान समाज भट्टी। माननीय प्रांत महासचिव महोदय देवेंद्र डोभाल जी एंड जिला महासचिव श्री बिष्ट जी, गोपाल बिष्ट जी एंड मेरे सभी सैनिक साथियों, आज यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच बहन कविता नेगी, जो कि प्रांत की सह संयोजिका हैं, हमारे बीच पधारी हैं और इतनी दूर से। और सबसे बड़ी बात कि रात को आए हैं और आज उन्होंने फिर हमारे बीच में अपना जो उद्घोषण किया है, उद्बोधन किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रांत महासचिव जी ने जो काफ़ी चीज़ें बताई यहाँ पे और एकदम विस्तार से बताई हैं, इसमें कोई कट वट कुछ नहीं है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें रखनी थी वो रखी हैं सबके सामने। मेरे ख्याल से काफ़ी सभी को समझ में आया होगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मेरी तरफ से। आपकी कॉलोनियों में जितने भी वेंडर्स आते हैं, वेंडर्स मतलब कबाड़ी वाले, प्लास्टिक वाले, झूले वाले, गेहूं वाले, इनसे थोड़ा सावधान रहना, ठीक है। इनको बायकॉट करो। आपको एक झाड़ू चाहिए तो देहरादून बाजार में दुकान है, वहाँ से आराम से, उससे भी सस्ता मिलेगा, क्वालिटी का मिलेगा। इनको मुंह नहीं लगाने का बिल्कुल भी। धीरे धीरे ये लोग समझ जाएंगे कि भाई ये हमारे को जो है बायकॉट कर रहे हैं। तो वो एक तरीका है। वो सब चीज़ें जो बताई है प्रांत महासचिव ने, उसके साथ इसको भी ऐड कर दो कि जितना हो सके सब मार्केट से मार्केटिंग करेंगे, इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। और उसके साथ साथ हम बोलते हैं कि हम फौजी हैं, इतने सर्विस किया हमने, रिटायर हो गए हैं, उसके पीछे जो शक्ति है यही मातृशक्ति है। तो ये मत सोचो कभी कि हम किसी से पीछे हैं। जितनी हमारी नौकरी है उतनी हमारी श्रीमती की भी योगदान है उसमें, ठीक है। तो हाँ, उससे ज़्यादा है बल्कि, और क्या, मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को। तो अपने आप को कभी भी जो है कहीं भी पीछे मत समझना। और फौजी जो होता है ना, फौजी कभी रिटायर नहीं होता और न कभी बूढ़ा होता है, ये तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने देखा है यहाँ पे कई केस आए हमारे बीच में। मैं भी 2-3-4 साल से हूँ यहाँ पे, मैं संगठन के साथ जुड़ा हूँ। हमारे बीच में कई केस आए, हम रात को भी गए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई ठेकेदार सर्विस कर रहा है कहीं और उसकी मैडम घर में है, चेक ले लिया ठेकेदार ने, काम ठीक नहीं हुआ, हम वहाँ भी पहुँच गए, पुलिस थाने का घेराव किया हमने कई बार। तो हम लोग संगठित हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, जैसे भाई साहब ने बताया कि कभी भी कोई संकट लगता है तुमको कि भाई यस अभी जो है मेरे को सपोर्ट चाहिए, तो हमारा संगठन 24 घंटे रेडी है। आप फ़ोन करो, किसी से कांटेक्ट करो, हमारा नंबर सबके पास है और हम आपके साथ में तुरंत पहुंचाएंगे वहाँ पे। आपकी सहायता के लिए हम वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। बस ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जलपान की व्यवस्था होगी सर।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बस दोस्तों आज हमारे मातृशक्ति संगठन की जो गोष्ठी थी वो ख़त्म हो चुकी है और आज ये देख के बहुत बढ़िया लगा कि हमारी मातृशक्तियाँ भी बहुत जागृत हैं, हमारे संगठन की मातृशक्तियाँ भी बहुत जागृत हैं। उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबने अपने विचार खुले मन से रखे, सबने अपने विचार खुले मन से रखे। इन सब विचार अपने विचार खुले मन से रखने के लिए मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद। और इसी के साथ दोस्तों आज की गोष्ठी का समापन भी हो चुका है और अब निकलते हैं घर की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।